कहानी के शुरू में हमें एक कैंडी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि रेडियो जॉकी पर अक्सर डरावनी और क्रीपी तरह की कहानियां सुनाया करती थी। कैंडी अपने लिसनर्स को हमेशा वार्न करती कि अगर आपको इन कहानियों से डर लगता हो तो प्लीज आप इन कहानियों को ना सुने, वरना आप रात में सो नहीं पाएंगे। मेरी कहानियां इतनी डरावनी होती हैं। कैंडी रात के वक्त अपने स्टूडियो में बिल्कुल अकेली थी। वो अपने सुनने वालों की तरह ही इन कहानियों को महसूस करना चाहती थी, इस डर को फील करना चाहती थी जो कि उसके लिसनर्स को होता है। अब वो देखती है कि जैक नाम के लड़के ने उसे एक लिपस्टिक भेजी है। ये कलर उसको काफी अच्छा भी लगता था और तो और वो उसकी आवाज की भी काफी तारीफ कर रहा था। इस लिपस्टिक को लगाकर वो अपनी पहली कहानी सुनाना स्टार्ट करती है। वो एक लड़की के बारे में बताती है जो कि एक सोसाइटी में रहने लगी, जहाँ उसके और उसके हस्बैंड के अलावा उस सोसाइटी में कोई भी नहीं रहता था। वहाँ के सभी घर एक जैसे बने हुए थे मगर सबके सब खाली थे। पहले वो लड़की एक फोटोग्राफी का बिजनेस किया करती थी और उसके बिजनेस में उतना खास मुनाफा ना होने की वजह से धीरे धीरे उसका बिजनेस ठप हो गया, क्योंकि उसका बिजनेस भी ठप हो गया था और उस लड़की के पास कोई नौकरी भी नहीं थी। तो वो पूरी तरह से अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती है और उसके हस्बैंड की भी इतनी खास सैलरी नहीं थी कि वो अपना और अपनी बीवी का पेट भर ले। इस वजह से वो इतनी सुनसान सोसाइटी में रहने को आए। अब धीरे धीरे उस माहौल में रहकर वो लड़की ऐसा महसूस करने लगी कि मानो वो बिल्कुल अकेली हो गई हो, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसकी सोसाइटी में कोई भी नहीं रहता था सिवा उसके और उसके हस्बैंड के। जब वो एक दिन उठी है तो वो देखती है कि बाहर कुछ लोमड़ियां उसके कचरे से अपना खाना तलाश कर रही हैं। उन्हें देख वो बाहर आती है, तभी वो उन आवारा लोमड़ियों की फोटो खींचने लगती है। अब धीरे धीरे उस लड़की को उन लोमड़ियों के साथ रहना अच्छा लगने लगा। वो सोचने लगी कि इन लोमड़ियों की जिंदगी कितनी अच्छी है, इन्हें किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। अब वो ज्यादा से ज्यादा समय इन लोमड़ियों के साथ ही बिताने लगी। वो इनकी फोटो खींचती, इनके साथ रहती। उसे लोमड़ियों के साथ रहकर बहुत अच्छा लगने लगा, जैसे कि मानो उसका बहुत पुराना रिश्ता हो इन लोमड़ियों से। पर उसका बदलाव अपने हस्बैंड को लेकर काफी बदल गया था, ऐसे मानो कि वो अपने हस्बैंड को जानती ही ना हो। अब वो इंतजार करने लगी कि कब मेरे पति काम पे जाएं और मैं उन लोमड़ियों के साथ समय बिता सकूं। एक दिन उसका हस्बैंड रात को उसके कैमरे को चेक करता है। इसमें वो देखता है इस कैमरे पूरी की पूरी फोटो सिर्फ लोमड़ियों की भरी पड़ी है, वो भी इतने नजदीक से। इसे देख वो एकदम शॉक हो जाता है। तभी वो उससे पूछता है कि तुम्हारे कैमरे में ऐसी अजीब और गरीब तस्वीरें क्यों हैं? तो इतना सुन उसकी बीवी वहाँ से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि उसकी चाल बिल्कुल बदल चुकी है। वो एक लोमड़ी की तरह हरकतें करने लग गई है। अब 4 दिन गुजर गए थे, उस लड़की का कोई अता पता नहीं। उसके पति ने उसके मिसिंग पोस्टर्स भी लगाए थे हर जगह, पर वो पोस्टर लगाने के कोई फायदे नहीं, क्योंकि सोसाइटी में कोई रहता ही नहीं है। अब कुछ दिन बाद फिर से कुछ लोमड़ियां कचरे में खाना ढूंढने आती हैं। उन लोमड़ियों को देख उसका पति बाहर आता है तो उन लोमड़ियों को वहाँ से वो भगाने लगता है, पर उनमें से एक लोमड़ी वहाँ से नहीं भागती। उसका पति जब उस लोमड़ी पे फ्लैश मारता है तो वो देखता है कि उसकी आंखें सेम टू सेम वैसी है जैसे मेरी पत्नी की थी। कैंडी ये कहानी सुनाने के बाद अपने लिसनर्स को कहती है कि क्या उसकी पत्नी सही में एक फॉक्स बन गई थी या सिर्फ ये उसके हस्बैंड का एक ख्याल था। तो क्या कहते हो आप लोग, इस पे एक राय दो। इतना कहने के बाद कैंडी एक छोटा सा ब्रेक लेती है। ब्रेक के दौरान कैंडी के पास एक कॉल आती है। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ जब तुमने मेरी ही भेजी हुई लिपस्टिक लगाई। मेरा नाम जैक है। कैंडी इतना सुन घबरा जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन वो बाद में सोचने लगती है कि उसका कोई कॉलर उससे मजाक कर रहा है। वो जैक की कॉल को कट कर देती है और अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ती है कि एक लड़के के बारे में थी। कैंडी कहती है कि उसका मानना था कि वो एक दूसरी दुनिया में फंस गया है। वो जब एक दिन बैठे अपने घर में टीवी देख रहा था तब अचानक से उसके स्क्रीन पर एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है जो कि एक लड़की का सिर काटने की कोशिश कर रहा हो। पर मेन हैरानी की बात ये थी कि जो जगह वो स्क्रीन में दिखाई दे रही थी वो जगह उसके पैसेज की थी। इसे देख वो इतना डर जाता है। वो अपने घर को चेक करने जाता है, पर वो वहाँ पे पाता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो डाउट होने लगता है कि क्या मैंने जो घर देखा है क्या वो मेरा ही घर है। पर तभी अचानक वे दोनों उसके सामने आ जाते हैं, वो मास्क पहना हुआ आदमी और वो लड़की जिसको वो मास्क पहना हुआ आदमी मार रहा था। उसे देख वो एकदम से इतना डर जाता है। अब वो देखता है कि जो लड़की मार खा रही थी वो वहाँ से भाग जाती है और वो मास्क वाला आदमी एकदम गायब हो जाता है। अचानक से वो आदमी उस लड़के पर अटैक कर देता है और वो भी फटाक से उससे बचकर अपने कमरे में आ जाता है और जल्दी से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वो स्क्रीन पर फिर से देखता है, पर इस बार स्क्रीन पे और कोई नहीं बल्कि वही होता है और वो मास्क पहना हुआ आदमी देखता है कि मुझ जैसे आदमी को ही उस स्क्रीन पर मारा जा रहा है। वो बोलता है कैसे ये पॉसिबल है। तभी देखते ही देखते अचानक से उसके मुंह से खून आ जाता है। तभी वो सोचने लगता है कि क्या मैं सच में एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूँ। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो वहीं मर जाता है। तभी जैसे कहानी एंड होती है तभी एक कैंडी को कॉल आती है और वो आदमी कहता है कि क्या पता वो एक पैरेलल दुनिया में पहुंच गया हो जो कि बिल्कुल उसी की दुनिया के जैसी थी। अब कैंडी जैसे ही दूसरी स्टोरी एंड करती है तभी जैक की फिर से कॉल आ जाती है। अब जैक
कैंडी को अपनी कहानी सुनाता है। जैक कहता है कि मैंने एक दिन बार में एक बहुत ही सुंदर और मशहूर लड़की को देखा। वो मुझे काफी पसंद आ गई, पर उसने मेरा फायदा उठा लिया। उसने बार में सबसे महंगी शराब मेरे पैसों से मंगवा दी, इससे मेरी 3 महीने की पगार चली गई। अपने दोस्तों के सामने मेरा मजाक बनाकर वहाँ से भाग गए। अब जैक इमोशनली होके कहता है कि वो तुम्हारे लिए तो मात्र एक शराब थी और उसमें मेरी 3 महीने की पगार चली गई। कैंडी उसकी कहानी सुन के कहती है, ओ अच्छा, तो उस रात तुम थे वो। अब मतलब कि जैक जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि कैंडी थी। कैंडी ये सारी बातें सुनकर जैक से माफी मांगती है, लेकिन जैक कहता है नहीं, मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ नहीं कर सकता, तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही होगी। तभी जैक की कॉल बंद हो जाती है। अब जिसके बाद एक नया कॉलर अपनी कहानी सुनाता है। वो एक हॉस्पिटल की कहानी सुनाता है जहाँ मानना था कि रात होते ही वहाँ एक औरत को रोता हुआ काफी लोगों ने देखा और सुना है। अब इस बात का पता करने के लिए एक फिल्म प्रोड्यूसर और उसके साथ ही एक एम्प्लॉय गर्ल दोनों रात को हॉस्पिटल में अकेले जाते हैं ताकि वे ये पता कर पाए कि क्या यहाँ रियली भूत है, और अगर वहाँ पे अगर भूत जैसी कोई शक्ति है तो उनके मूवी के लिए भी एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। वो एक रियल हॉरर मूवी बनाना चाहते थे। वो एम्प्लॉय प्रोड्यूसर को बताती है कि आज से 100 साल पहले कि यहाँ पर एक नर्स काम किया करती थी, उसको एक कमरे में वहीं पे बंद कर दिया गया जहीं पे वो सड़ सड़ के मर गई, क्योंकि लोगों का कहना था कि वो एकदम पागल है। वो हर बार खाली एक ही बात कहती है कि मेरे बच्चे को मुझे लौटा दो, मेरे बच्चे को मुझे लौटा दो। प्रोड्यूसर ये सारी की सारी हरकतें अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। फिर वो एम्प्लॉय बताती है कि उस नर्स ने खिड़की पे सर पटक के अपनी जान दे दी। ये दोनों बातें करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी वो दोनों को एकदम से नोटिस होता है। उन्हें ऐसा फील होता है कि मानो उनके पीछे कोई आ रहा हो, उन्हें कोई फॉलो कर रहा हो। खैर वे दोनों इस बात पे उतना खास ध्यान नहीं देते। अब वो एम्प्लॉय लड़की उस प्रोड्यूसर को उस रूम में लेके जाती है जहाँ पे उस नर्स ने अपनी जान दी थी। वहीं के डॉक्टर ने उसके बच्चे को भी उसी जगह पे मार दिया था, क्योंकि डॉक्टरों का कहना था ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये एक शैतानी बच्चा है। तभी उस लड़की को फर्श पर गिरी हुई एक तस्वीर मिलती है जिसमें वो देखती है कि उसमें उसके ग्रैंडफादर भी होते हैं उस नर्स के साथ। तब फिर उन्हें लगने लगता है कि ये कहानी कोई झूठ नहीं है बल्कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो उन्हें इस कहानी में और इंटरेस्ट आने लगता है। प्रोड्यूसर कहानी बता ही रही थी कि तभी अचानक से एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है, जिसे देख दोनों एकदम चौंक जाते हैं। वो डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, पर सारे के सारे दरवाजे एकदम से लॉक हो जाते हैं। पर तभी अचानक से प्रोड्यूसर पे एक औरत हमला कर देती है। एम्प्लॉय लड़की वो सब देख एकदम डर जाती है। वो एम्प्लॉय लड़की समझ जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही नर्स है जिसे आज से 100 साल पहले मारा गया था। तभी फिर वो लड़की उस नर्स से कहने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी वो नीचे देखती है कि एक डॉल नीचे रखी होती है। वो जैसे ही वो डॉल उठाने जाती है तब उसे पीछे से आवाज आती है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा दे दो। तभी वो समझ जाती है कि लोग जो ये अफवाह फैला रहे थे वो कोई भी गलत नहीं बल्कि सब सही थी। तब वो कोशिश करती है कि वो वहाँ से निकल जाए। वो यहाँ से भाग भी जाती है। तब वो देखती है कि प्रोड्यूसर को उस आत्मा ने बुरी तरह से चीर फाड़ दिया था। ये देखकर तो वो एम्प्लॉय लड़की और ज्यादा डर गई थी। वो भागकर उसी जगह पे जाने लगती है जहाँ पे नर्स को रखा गया था, और उसी के पीछे नर्स की आत्मा भी भाग के चली आ रही, जो कि बार बार सिर्फ उससे यही कहती है कि मुझे मेरा बच्चा दो, मुझे मेरा बच्चा दो। वो एम्प्लॉय जिस कमरे में थी वो कमरा एकदम से बंद हो जाता है। तभी कैंडी वो कहानी स्टॉप कर लिसनर से कहती है कि आपको क्या लगता है उस एम्प्लॉयज को उस नर्स ने मार दिया होगा। अब कैंडी के पास जैक की कॉल दोबारा से आती है। अब वो कैंडी से बड़े कृपी तरह से कहता है कि बस अब तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है, सजा के लिए तुम तैयार हो जाओ। कैंडी ये बात सुन बहुत ज्यादा डर गई थी। वो फटाक से पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन जैक अब उसके स्टूडियो के अंदर आ चुका था, जिसके एक हाथ में शराब की बोतल और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थी। कैंडी जाकर अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है, लेकिन जैक भी उसके पीछे पीछे था। वो कैंडी से कहता है कि कैंडी अब तुम मुझसे नहीं बच सकोगी, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। वो कैंडी से कहता है कि तुम सब लोगों को कहानियां सुनाती हो ना, तो चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जैक कैंडी को 2 बहनों की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि वे दोनों ही डॉक्टर्स थे और किसी दूसरे शहर में अपनी मॉम से मिलने जा रहे हैं। उन्हें काफी रात हो जाती है, तो उसमें से एक बहन बाहर निकलती है सामान लेने के लिए, पर वो देखती है कि वो दुकान बंद थी। उस शॉप के पास एक स्पीड में गाड़ी आकर रुकती है। दूसरी बहन दूर खड़ी ही सब देख रही थी। उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर आता है जो कि बहुत ज्यादा ही परेशान लग रहा था। वो आदमी दूसरी बहन को गाड़ी में बिठाता है और कहीं ले जाता है। दूसरी बहन की नजर जब गाड़ी पर जाती है तब वो दूर खड़ी सब देख रही होती है कि एक लड़की बैक सीट पर बैठी थी जो कि खून से बिल्कुल लथपथ थी। वो ये सब देख एकदम डर जाती है। वो फटाक से पुलिस को कॉल करती है और उस गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देती है, पर वो फोन में इतनी बिजी हो गई थी कि उसे आगे कुछ दिखता ही नहीं है। वो उस गाड़ी से आगे टकरा जाती है। वो जैसे उस गाड़ी से टकराती है उस गाड़ी के तीनों मेंबर खत्म हो जाते हैं। तब उसे फिर अपनी गलती का एहसास होता है। तब उसे पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अपनी बहन की मदद कर रहा था। उसकी बहन एक प्रेग्नेंट लेडी थी। जब वो गाड़ी का दरवाजा खोल के देखती है तो वो देखती है कि उसकी बहन के हाथ में एक छोटा सा बेबी था जो कि रोए जा रहा था। यहाँ पे वो ये सब देख बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उसे अपनी गलती समझ आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि वो आदमी कोई किडनैपर नहीं था। जैक जो कि ये कहानी कैंडी को बाथरूम के बाहर खड़े होकर सुना
सुना रहा था। जैक कहता है ये सारी कहानी सच है। जैसे उस लड़की ने बिना सोचे समझे उस आदमी के बारे में गलत सोच बना ली, उसी तरह तुमने मेरे साथ किया। वो कहता है कि उस रात तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा बहुत मजाक बनाया, मेरी उसमें 3 महीने की कमाई लग गई। अब वो उसे बाहर आने की एक लास्ट वार्निंग देता है। वो कहता है अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं इस कुल्हाड़ी से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब वो कुल्हाड़ी से उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। कैंडी जैक की बातों से बहुत ज्यादा डर गई थी। वो डर के मारे दरवाजा खोल देती है। जैक बाथरूम के अंदर चला गया था। अब कुछ देर बाद कैंडी बाहर आ जाती है। कैंडी बिल्कुल खून से एकदम लथपथ थी। इसे देख हमें पता चलता है कि कैंडी ने जैक का काम बना दिया। खून से लथपथ कैंडी वापस से अपने स्टूडियो में आके बैठ जाती है। वो ऑन एयर आकर अपने लिसनर से कहती है आज आपको सबसे अलग और खतरनाक कहानी सुनाना चाहती हूँ। अब हम बाथरूम में देखते हैं कि जैक की लाश पड़ी होती है और यहाँ पर गेम बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यहाँ पर कैंडी ने ही जैक के टुकड़े टुकड़े कर दिए।